Hello everyone. Today your topic is company's balance sheet. ये जो हम लोग का कंपनीज बैलेंस शीट है, ये हम लोग का फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है। कहाँ पे? शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हम लोग जब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जब हम लोग करते थे, तब हम लोगों का बैलेंस शीट लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हम लोग इसको हॉराइजेंटल फॉर्म में करते थे, जहाँ पे हम लोगों का कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये एक पोर्शन आता था कैपिटल का, और दूसरा एक पोर्शन आता था लाइबिलिटीज़। ये दोनों मिला के, ये एक कैपिटल और लाइबिलिटीज़ मिला के हम लोगों का यहाँ पे हम लोग टोटल करते थे। और लाइबिलिटीज़ साइड का टोटल मतलब कैपिटल और प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में हम लोग का आता था फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स, ये दोनों मिलके हम लोगों का बनता था बैलेंस शीट। अब इसे बोला जाता है हॉराइजेंटल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो वर्टिकल फॉर्म में क्या बोला गया है कि हम लोग ये जो एक साइड में लाइबिलिटीज़ और एक साइड में हम लोग एसेट्स लिखते थे, एक साइड में लाइबिलिटीज़ और एक साइड में एसेट्स, इसी को हम लाइबिलिटीज़ एसेट्स ऐसे करके लिखेंगे। इसको हॉराइजेंटल फॉर्म में नहीं, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। इसमें लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, हम लोगों ने पहले बताया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ टोटल करके हम लोग का लाइबिलिटी साइड आता है, और टोटल एसेट्स। तो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कैपिटल, वहीं पे कंपनीज बोलते हैं इक्विटीज़, मतलब कैपिटल को इक्विटीज़ बोला जाता है। तो इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़। अब फॉर्मेट में आते हैं, हम लोग के फॉर्मेट ऐसा होता है। तो जहाँ पे हम लोग ऊपर में लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट लास्ट डेट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये हम लोग का नया इंट्रोड्यूस होगा। नोट नंबर, ये नोट नंबर क्या होता है, जो भी हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं उसका एक नोट्स टू अकाउंट्स होता है। जैसे हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, एकदम वैसे ही। तो वहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसका नंबर लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग का आता है करेंट ईयर और
प्रीवियस ईयर। यहाँ पे हम 2 साल को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का करंट ईयर चल रहा है 2026-27 और प्रीवियस ईयर हम लोग का चलेगा 2025-26। अब फॉर्मेट में सबसे पहले आता है हम लोग का 1 में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंडर आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोग का कैपिटल रिलेटेड जो भी बैलेंस शीट में जाएगा। अब शेयर होल्डर्स फंड में ए में चला आता है शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे रिजर्व तो तुम लोगों को पता ही है, लेकिन सरप्लस का मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। सी मनी रिसीव्ड्स against शेयर वारंट। होगा। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या है, जो इन्वेस्टर्स कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे बोलते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब उसके बाद आते हैं 2 में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, जिस इन्वेस्टर्स ने या जो भी शेयर होल्डर्स ने हम लोगों का शेयर खरीदा। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोगों का जो शेयर्स होता है, हम लोगों का जो शेयर्स होता है, हम लोग शेयर जब इशू करते हैं, वो शेयर इशू एक बार में नहीं होता। जैसे मान लेते कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहा, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपया। अब ये जो पर शेयर का वैल्यू होता है इसे बोला जाता है फेस वैल्यू। कभी कभी ये कॉल्ड अप वैल्यू भी होता है, उसके लिए भी क्राइटेरिया है, तो उसको बाद में आते हैं। तो कंपनी क्या करता है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेता है पैसा। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल भी कर सकता है और यहाँ पे फाइनल कॉल बोल के भी क्लोज कर सकता है, या शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये बोल के भी वो इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये जो 2 है ये मैंडेट है, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद कंपनी जितना इंस्टॉलमेंट बढ़ाना चाहता है, जितना छोटा अमाउंट में लेना चाहता है पैसा, वो ले सकता है कंपनी। तो यहाँ पे मान लेते हैं शेयर एप्लीकेशन में लिया 2, शेयर अलॉटमेंट में लिया 4, फर्स्ट कॉल में लिया 2, फाइनल कॉल में लिया 2 रुपीस।
2 करके। तो जब शेयर होल्डर शेयर खरीदेगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना जो शेयर एप्लीकेशंस है उसका पैसा कंपनी को जमा करेगा। अच्छा बात है, कंपनी को जमा किए तो कंपनी के पास अभी 1 लाख इंटू 2 आ गया, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन लेने के बाद उसको अलॉट करता है उस शेयर्स को, मतलब वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करता है। तो एप्लीकेशन मनी जब हम लोगों का ले लिया गया है, तब हम लोगों का अलॉटमेंट मनी देने के टाइम पे वो अलॉट करता है। तो ये जो हम लोगों का सिचुएशन है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वही सिचुएशन है जब मुझे 2 लाख मिल गया, लेकिन अभी भी हम ऑफिशियली अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। अलॉटमेंट अभी तक हम लोग किए नहीं, ऑफिशियली उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए नहीं। उस सिचुएशन को हम लोगों को बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ पे। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है हम लोगों का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि हम लोग 12 मंथ से ज़्यादा टाइम के बाद हम लोग इसको रीपे करेंगे, जो कि हम लोग का 1 ईयर का पीरियड होता है, फिनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक जाता है। उसके बाद जो हम लोगों को लाइबिलिटी पे करना रहता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है, जैसे हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसके अंदर। उसके बाद ये आता नहीं है फिर भी लिख लो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, deferred tax liabilities. C, other long term liabilities. D, long term provisions. ये हम लोग का हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ का लिस्ट। अब नंबर 4, करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम लोगों का, जो कि हम लोगों को 12 मंथ का ड्यूरेशन में जो भी हम लोगों को पेबल करना रहता है, जैसे किसी से हम उधार में रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, उसे पैसा देना रहता है, वैसे ही जो हम लोग का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होता है, तो उसके सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे थे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक इसका अपोजिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद बी, ट्रेड पेबल। ये जो हम लोग का ट्रेड पेबल है, ये 2 चीज़ मिला के बनता है। एक हम लोगों का बिल्स पेबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 2 चीज़ मिला के बनता है हम लोगों का ट्रेड पेबल। सी, यहाँ पे हम लोग लिखे थे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, और लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म
प्रोविजंस। उसके बाद हम लोग कर देंगे टोटल, जो कि हम लोगों का यहाँ पे सीन होगा। अब हम लोग चले आते हैं एसेट्स पे। जैसे मैंने बताया पहले ही कि हम लोग जैसे पहले बैलेंस शीट करते थे, यहाँ पे हम लोगों का रहता था लाइबिलिटीज़ के अंदर रहता था कैपिटल और लाइबिलिटीज़। तो मैंने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में ये पोर्शन टोटल मैंने दिखा दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे एसेट की तरफ। अब एसेट में क्या आता है? दे देंगे 2 एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों का नॉन करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स ये हम लोग का क्या है? जो कि हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन हम इसको फिक्स्ड एसेट्स ऐसे नहीं बोल सकते। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये जो हम लोग का प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं PPE, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जो कि हम लोग का फिक्स्ड एसेट होता है, जो कि इसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स जैसे हो गए हम लोग का गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एट्सेट्रा। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, इसके अंदर क्या? सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। थ्री कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और हम लोगों का इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये हम लोग को उतना आता नहीं है। उसके पहले चले आते हैं बी में। बी क्या बोलता है? बी बोलता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सी deferred tax assets। डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो लॉन्ग टर्म लोन्स है, तो लोन्स एंड एडवांस मतलब लोन्स एसेट में क्यों जाएगा? याद रखना, जब भी लोन्स के साथ ये एडवांस जुड़ेगा तब
कंपनी ने वो उधार लिए नहीं है, उधार दिया है। कंपनी उधार लिया नहीं, उधार दिया है। तो अगर वो किसी को उधार देगा तो उसका एसेट होता है, उसे बाद में जाके मिलेगा वो पैसा। अब उसके बाद आते हैं 2 में। 1 में तो हो गए हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स। अब 2 में आते हैं करेंट एसेट्स। अब करेंट एसेट में क्या क्या आएगा? करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट तो हम लोग समझ रहे हैं, जो कि हम लोग को एक साल में हम लोग को वो हम लोग कैश नहीं कर सकते। अब करेंट एसेट क्या होता है? एक साल के अंदर हम लोग का वो कैश में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट में क्या आता है? एकदम पहले जो हम लोगों का था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, उसी को हम लिखेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट। बी, इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज का मतलब क्या है? स्टॉक, इसी को ही बोला जाता है इन्वेंटरीज। सी, ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल कैसे बनता है? जैसे हम लोग का ट्रेड पेबल बना था, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स मिला के, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर्स को मिला के बनता है हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद डी, कैश एंड बैंक बैलेंस। ई, लॉन्ग टर्म, जैसे हम लोगों ने लोन किसी को दिया था तो शॉर्ट टर्म में भी दे सकते हैं किसी को। लोन एंड एडवांस। और एफ, अदर करेंट एसेट्स। इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल करके हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो जल्दी से इसको बना लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में घुसेंगे, जो कि नोट्स टू अकाउंट्स होगा। जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लो। याद करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, जो कि हम लोगों का बैलेंस शीट का एक प्राइम फैक्टर है। विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स कोई भी बैलेंस शीट, कंपनीज बैलेंस शीट कंसिडर किया नहीं जाता। तो तुम लोगों से यही हमको बोलना है कि सबसे पहले इसको अच्छे से याद कर लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल को लेके, जो कि हम लोगों का इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। शेयर होल्डर्स फंड, ये जो हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड है, ये शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग शेयर कैपिटल को लेके देखेंगे। तो हम लोग एक सम के थ्रू इसको देखेंगे। तो सम में क्या बोला गया है? बिनकर लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, ये वही कैपिटल है जो कोई कंपनी स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है कि उस कंपनी का कैपिटल मैक्सिमम कितना तक होता है या कितना तक होगा। तो उसे बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 50 लैक्स, तो वो उस कंपनी 50 लाख के ऊपर वो
कैपिटल को कभी रेज नहीं कर सकता। मैक्सिमम लिमिट उसका है 50 लाख। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मैंने बोला था कि ये है उसका फेस वैल्यू। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स। तो इन्वाइटेड मतलब होता है वो इशू करना चाह रहे हैं 40,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशन फॉर 36,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड। तो कंपनी इशू करना चाह रहा है 40,000 शेयर्स, बट कंपनी ने रिसीव किया 36,000 शेयर्स। अब जो कि मैंने बोला था कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है, तो यहाँ पे बोला ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 500 shares on which final call of ₹20 was not received. The company forfeited. तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने जो ऊपर में जो दिखाया था, मान लेते हैं कि इसका शेयर एप्लीकेशन मनी ₹2 करके था फॉर एग्जांपल। उस क्वेश्चन को रेस्पेक्ट पे नहीं लेके बोल रहे हैं। सबसे पहले इसको समझो। शेयर एप्लीकेशन मनी हम लोगों का है 2, तो जो शेयर होल्डर्स है, कोई शेयर होल्डर्स इसको पे किया, अच्छा है। अब अलॉटमेंट मनी है उसका 4, तो उसने ये भी पे किया है। फाइनल कॉल मनी है 2, यहाँ पे वो फाइनल कॉल मनी पे नहीं किया। फाइनल कॉल मनी वो पे नहीं किया। तो जब फाइनल कॉल मनी ये पे किया, बट ये जो है फर्स्ट कॉल मनी ये पे नहीं किया। तो अगर फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करता तो स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो अगर कोई फर्स्ट कॉल पे नहीं करेगा तो फाइनल कॉल भी पे नहीं करेगा। जब कोई शेयर होल्डर्स या कंपनी को कोई शेयर होल्डर्स से कोई भी कॉल का पैसा नहीं मिलता, उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। तो कंपनी को 2 और 2 2+2, क्योंकि इसका 2 अगर फर्स्ट कॉल नहीं देगा तो सेकेंड कॉल भी वो नहीं देगा। 2+2 ₹4 उसका हुआ है कॉल्स इन एरियर्स। अब कंपनी क्या करेगा? कंपनी को जो शेयर होल्डर से जितना पैसा मिला, एप्लीकेशन का मिला था और अलॉटमेंट का मिला था, दोनों मिला के होता है 6। तो कंपनी इसको इसके ऊपर, मतलब जितना उस शेयर होल्डर ने जितना का शेयर खरीदा है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेता है। इसे बोला जाता है शेयर फॉरफीचर। तो कंपनी उसके शेयर के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ₹4 उसने कॉल्स इन एरियर्स किया, जिसकी वजह से उसने जो ₹6 दिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये होता है हम लोग का कॉल्स इन एरियर्स और फॉरफीचर्स। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोला कि जो शेयर होल्डर था उसने 500 शेयर खरीदा था, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दे पाया और द कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स। तो 500 शेयर का पैसा उसने, कोई शेयर होल्डर है या 2 शेयर होल्डर्स है, तो कंपनी को 500 शेयर का पैसा नहीं मिला। उसमें से कंपनी ने 200 शेयर्स फॉरफिट कर लिया। अब क्यों फॉरफिट किया? 200 शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड। तो हम लोग को बोला गया है कि शो
how share capital will appear in the balance sheet of the company. Also prepare notes to accounts for the same. तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं. फॉर्मेट क्या था? नेम ऑफ द कंपनी क्या है? दिनकर लिमिटेड. उसके बाद बैलेंस शीट एज एट लास्ट डेट. यहाँ पे दिया नहीं है लास्ट डेट, कोई बात नहीं. यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर, यहाँ पे अमाउंट. और नोट्स टू अकाउंट्स हम लोगों को बनाना पड़ेगा. तो नोट्स टू अकाउंट्स का भी हम लोगों का फॉर्मेट ऐसा है. तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे नोट्स टू अकाउंट्स. अब नोट्स टू अकाउंट्स में जाने से पहले उसका फॉर्मेट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे आता था. सबसे पहले हम लोग का आता था इक्विटी एंड लायबिलिटी. एकदम रोमन 1 देखे. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड और ए में शेयर कैपिटल. तो मैंने बोला था कि बैलेंस शीट कभी भी नोट्स टू अकाउंट्स के अलावा हो नहीं सकता. तो हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे और उसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट. तो रोमन 1 देख के हम लोग लिख लेते हैं. रोमन 1 देख के हम लोग लिख लेते हैं 1. शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल कितना बोल दिया है हम लोगों को? ऑथराइज्ड कैपिटल है हम लोगों का 50 lakhs डिवाइडेड इनटू 100 ईच. तो अगर हम लोग बोलते हैं कि 100 ईच है तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच. कितना होगा? 50 lakhs. उसके बाद आते हैं, होता है इशूड कैपिटल. अब इशूड कैपिटल क्या होता है? कंपनी जितना इशू किया है या वो करना चाहते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹40,000 शेयर्स. तो यहाँ पे लिख देंगे. अच्छा, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल को क्लोज करते हैं. तो 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, जो कि हम लोगों का होता है 40 लाख. अब हम लोग को आता है सब्सक्राइब कैपिटल.
यहीं पे होता है स्टार्ट। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दो चीज़ आता है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ बट ऐसे लिखा नहीं जाता, एक रोमन 1 और एक रोमन 2। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हुए चलेंगे कि कंपनी रिसीव किया 36,000 शेयर्स, उसमें से कंपनी को 500 शेयर्स का फाइनल कॉल मनी नहीं मिला। मतलब अगर हम साफ साफ भाषा में बोले तो 35,500 शेयर्स का पैसा कंपनी को पूरा मिला और 500 शेयर्स का पैसा कंपनी को नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कितना? 35,500। ये 35,500 कहाँ से आया? 36,000 शेयर इशू किया जिसमें से 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो हम लोग का आता है 35,500 शेयर्स। ये वाला समझ में आया? इसे हटा देते हैं। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो 35,000 इंटू 100 कितना होता है? 35,50,000। ये हम लोगों को पूरा मिला है। 35,500 शेयर्स में हम लोगों को 100 रुपये करके पूरा मिला है, जितना हम लोगों का फेस वैल्यू है पूरा मिला है। अब 2 नंबर में आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब के अंदर दो आता है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमें कितना पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे एक चीज़ बोल देते हैं कि हम लोगों को जितना हम लोग फॉरफिट किए वो हम अलग से दिखाएंगे और जितना नहीं किए वो हम लोगों का सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। तो टोटल नहीं दिया 500 शेयर, उसमें से फॉरफिट किया गया है 200 शेयर को। तो फॉरफीचर में फॉरफिट होने से अभी तक फॉरफिट नहीं हुआ कितना शेयर्स? 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स के ऊपर हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ये वाला पोर्शन करेंगे। तो लिख देते हैं 300 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना होता है? 30,000। इसमें से हम लोगों को कितना नहीं मिला? लेस कॉल्स इन एरियर्स। कितना? 300 इंटू 20 जो कि होता है हम लोगों का 6,000। लेस कर दो, आ जाएगा हम लोगों का 24,000। अब क्या करेंगे? 24,000 आ गया। अब ये 24,000 को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 24,000। अब नेक्स्ट हम लोग कितना फॉरफिट किए, तो यहाँ पे एक हेड होता है हम लोगों का शेयर
forfeitures, account 200 shares एट द रेट कितना फॉरफिट किया होगा? अगर फेस वैल्यू था उसका 100, उसमें से कॉल्स इन एरियर से 20, तो जो 80 बचा इसने तो वो शेयर होल्डर ने पे किया था, इसको करेगा फॉरफिट, जो कि हम लोगों का ये होगा फॉरफिट। तो 80 शेयर ₹80 करके हम लोग फॉरफिट करेंगे। तो एट द रेट ₹80 ईच, जो कि होता है हम लोगों का 16,000। तो अब हम क्या करेंगे, 35,500 प्लस 24,000 और 16,000, इसको प्लस करेंगे, प्लस करके हम लोग लिख देंगे। तो 24 और 6,000 30 और 10,000 40, 35,000 35,50,000 और 40,000 35,90,000। यह हम लोगों का है शेयर कैपिटल। नोट नंबर कितना दिया था हम लोगों ने? 1। तो बैलेंस शीट में आएंगे, शेयर कैपिटल की जगह लिखेंगे 1 और यहाँ पे हम लोग अमाउंट दे देंगे 35,90,000। एकदम इजी, कोई दिक्कत? जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अंबल लिमिटेड एज ऑन March 31st 2017। क्या दिया है? 8% डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, लूज टूल्स, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड। तो सेम फॉर्मेट में आ जाते हैं। नाम क्या है कंपनी का? अंबल लिमिटेड। बैलेंस शीट as at last date 31st March 2017। particulars, नोट नंबर, अमाउंट, और नोट्स टू अकाउंट्स का भी बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोगों का जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड ए, शेयर कैपिटल। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम डायरेक्टली बोल दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है हम लोगों का 50 लाख, तो एकदम लिख देंगे
तो यहाँ पे हम लोगों का कोई नोट टू अकाउंट्स नहीं बनेगा, पहले की तरह हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 50 लाख। उसके बाद हम लोगों को क्या बोला गया है देखते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अच्छा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हम लोग को दिया है 20,000, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम किसके अंडर में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो बी में सबसे पहले लिख लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसी से हम लोग सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग को जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो बैलेंस है एक, वो है हम लोगों का 20,000, और यहाँ पे हम लोगों को बोल दिया गया है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि हम लोगों को राइट ऑफ करना पड़ता है, तो हम लोग इसी से राइट ऑफ करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चले जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे, 1 दे देते हैं, लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 20,000। इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है, इसमें से हम लोग लेस करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, जो कि है हम लोगों का 40,000। तो हम लोगों को आता है -20,000। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि सरप्लस मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग को स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस, जो कि हम लोग का प्रॉफिट कितना दिया है, 1.5 लाख, जो कि हम लोग का नेगेटिव बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जो कि हम लोग का पॉजिटिव सिग्निफाई करता है, और जो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम लोग को वो लॉस होता है, जो कि हम लोग का नेगेटिव बैलेंस है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 1.5 लाख, तो ये है -20,000 और ये है +1,50,000, तो आ जाएगा 1,30,000, जो कि हम लोगों का पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। तो हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में आया 1,30,000। तो यहाँ पे दे देंगे नोट नंबर 1, और रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे 1,30,000। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिलेवेंट आइटम लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम लोगों को दिया है लूज टूल्स, ये तो एसेट का काम है, बैंक बैलेंस एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का भी हम लोगों ने काम कर लिया, जो कि था 20,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल का हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। अब 8% डिवेंचर, डिवेंचर कंपनी का होता है बोरोड फंड, इट्स नॉट ओन फंड, इट्स बोरोड फंड। डिवेंचर के ऊपर कंपनी को हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है, और हम लोग का यहाँ पे डिवेंचर का नाम भी था 8% डिवेंचर, तो 8% करके डिवेंचर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो डिवेंचर्स किसके अंडर में आता है, टू नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है हम लोगों का डिवेंचर।
तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर तो डायरेक्टली डिबेंचर नहीं लिख सकते, तो ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आ जाएगा, हम लोगों का डिवेंचर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे 2, लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 8% डिवेंचर। कितना है, 10 lakhs। देख लो, मैंने पहले ही देख लिया था, जो कि है हम लोगों का 10 lakhs। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 10 lakhs। इसके बाद हम लोग का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसमें और कुछ हेड्स या उसका जो पार्ट्स रहता है कुछ नहीं बचा, तो इसको हम टोटल कर देते हैं। तो 1 2 3 ये होता है क्लोजिंग वाला दाग। तो 50 lakhs और 10 lakhs 60 lakhs, 61 lakhs 30,000। तो हम लोग लिख देते हैं 61,30,000। लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट शो करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का एसेट्स बहुत कम है। ठीक है, बस टोटल कर देते हैं, टोटल लिख लेते हैं, जो कि फॉर्मेट है। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, लेकिन एसेट साइड मैच नहीं करेगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं 2 पे, जो कि हम लोग का एसेट्स। अब एसेट्स में क्या क्या जाता है, सबसे पहले हम लोग का आता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स ऐसा कुछ दिया है हम लोगों को, देख लेते हैं। कुछ नहीं दिया है हम लोगों को नॉन करेंट एसेट्स में। और जो हम लोग का लूज टूल्स जो है, ये हम लोग का इन्वेंटरीज के अंदर जाता है। बैंक बैलेंस ये भी हम लोगों का नहीं जाएगा। और तो कुछ बचा नहीं है। अच्छा, ओके, तो हम लोग एसेट में हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स कुछ नहीं है। इसके बाद नॉन करेंट एसेट में क्या क्या हेड्स आता है तुम लोगों को पता है, तो 2 में चल जाते हैं। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में हम लोग का आ जाएगा इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज में क्या आता है, मैंने बोल दिया लूज टूल्स, वो हम लोग का कितने का है, लूज टूल्स 20,000 लिख देते हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हम लोगों का ये दोनों प्लस होके चल जाएगा। तो ये नोट्स ट्रैकर्स में दिखा देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक बैलेंस में बोल दिया 60 और कैश इन हैंड में बोल दिया 38। 60,000 और 38, जो कि होता है 98। नोट नंबर 3। तो बी में डायरेक्टली लिख देंगे
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3, 98,000। यहाँ पे मैच नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एसेट साइड में और कुछ था नहीं। जैसे ही हम बस सिखा रहे हैं यहाँ पे जब क्वेश्चन कराएंगे, एकदम प्रॉपर क्वेश्चन जब कराएंगे, तब दोनों मैच करवा के दिखाएंगे कि कैसे मैच होता है। बस ये सीख लो कि कैसे हम लोगों का चीज़ आता है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कि और इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, जो कि नंबर है 8583980999। जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, हम पीडीएफ वहाँ पे तुम लोगों को सेंड कर देंगे, या हम देख रहे हैं अगर डिस्क्रिप्शन में अगर अटैच हो सकता है तो हम डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर देंगे। थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हम लेके आएंगे एकदम जहाँ पे हम लोग का इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल एसेट्स हम लोगों का होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।